अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ आपकी खिदमत में। नाजरीन, आपको हम बताते चलें, जिस तरह द्रास ऑनलाइन ने एक इनिशिएटिव उठाया था एक मुलाकात का, तो एक मुलाकात का यही मकसद है कि जिस तरह द्रास के कुछ ऐसे मशहूर लोग जिन्होंने जिन्होंने जो भी अपने फील्ड में अच्छे अच्छे काम निखार के, तो द्रास ऑनलाइन की यही एक इनिशिएटिव है कि इन लोगों को यहाँ इस चैनल में लाके इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो इसी एक मुलाकात के चलते तो आज अजीम पोइटर, एक अजीम शख्सियत हमारे इस चैनल में हमने लाया है, जिसका नाम है अशरफ सागर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल में आने के लिए। अशरफ साहब, थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं आपका किस तरह एक हालात ज़िंदगी रहा, या उर्दू अदब के बारे में। सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने मुझे बंदा नाचिस को इस काबिल समझा कि आप मेरे से आज मेरी जो छोटी सी कंट्रीब्यूशन है इस अदब के तई, इसको आप लोगों ने एक मुकाम देकर, यानी मुझे इज़्ज़त अफजाई करके आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आप लोगों का द्रास ऑनलाइन के आप तमाम अरकान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आज नहायत ही खुशी महसूस हो रहा है कि द्रास जो हमारा जहाँ जाए पैदाइश है, और द्रास का एक अपना मुनफरिद मुकाम है, द्रास का एक अपना मुनफरिद नाम है, और अपने ही जाए पैदाइश में आज मेरी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। आप जैसे नौजवान सामने आए हैं और हमसे सवालात और हमारे हालात ज़िंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे अलावा और भी मुझसे भी काबिल से काबिल तरीन शख्सियात हमारे इलाके में मौजूद हैं। उनको एक प्लेटफार्म आप लोग, उनको एक जगह आप लोग मुहैया कर रहा है, इसके लिए आप लोग नहायत ही शुक्रिया के काबिल हैं। तो मैं आप लोगों के तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आप लोगों का ये ऑनलाइन, ये जो आप लोगों का चैनल है यूट्यूब के माध्यम से, इसको हम देखते हैं और अब तक बाकी नाजरीन भी इसे पसंद करते हैं, और हम तो इसे पसंद करते ही करते हैं। और आप लोगों का ये एक नहायत ही अच्छा कदम है। मेरा जहाँ तक आप लोगों को बखूबी इल्म है, ज़्यादा तारुफ के मोहताज नहीं है। द्रास के हमारे जितने भी मेरे इलाके के लोग हैं, तमाम पीरो जवान से लेके बच्चों से लेके हमारे मस्तूरात तक सबको मालूम है कि मैं भिम्बट का रहने वाला हूँ, और यहाँ बस्ती महल्ले से मैं भिम्बट के हाजी ग़ुलाम रहीम का मैं फ़र्जंद हूँ। और मैंने अपना मरवजा तालीम जो है यहाँ ही हाई स्कूल भिम्बट से हासिल किया, और हासिल करने के बाद फिर उस वक़्त जो है तालीमी ये जो ये है सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए द्रास से आगे करीर जाना पड़ता था, क्योंकि 10वीं क्लास तक जो है यहाँ हमें तालीम हासिल होती थी। उसके बाद हमें 11th 12th के लिए श्रीनगर का रुख भी करना पड़ा, और वहाँ से अल्लाह के करम से ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने से पहले ही मैं दर्स व तदरीस से मुंसलिक हुआ, और ऐसे टीचर में एक उस्ताद की हैसियत से मेरा तकर्रुरी जो है 1995 में हुआ, और 95 में मेरा पहला जो है मुझे हाई स्कूल प्रबंधन में दिसंबर के महीने में मेरा तैनाती हुआ। और तब से उससे पहले भी मैं अदब से काफ़ी मेरा दिलचस्पी था, क्योंकि बचपन से ही एक अदबी माहौल मुझे अपने ख़ानदान में मिला। आप हजरात जितने भी यहाँ हैं, आप लोग तो बखूबी इल्मियत रखते हैं कि मेरा ख़ानदान इतना वसी ख़ानदान तो है नहीं। हम भी मतलब महाजिर जिसे कहते हैं, हिजरत करके आए हुए हैं। हमारे जद अमजद जो है वो बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और बल्तिस्तान के इलाका खरमा से हम लोग आए हैं, और यहाँ हमारा बहुत तवील कोई हमारा सिलसिला नहीं मिलता है। कुछ पीढ़ियाँ, 2-4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ हैं,
और यहाँ जब से मैंने इस सहने चमन में आँख खोली है, तब से यहाँ जो है मुझे घर के अंदर एक अदबी माहौल मुझे मिला, क्योंकि ख़ानदान के अंदर भी मैं कहूँगा अदब, यानी हम ये कहेंगे अदब से मुंसलिक ये रहेगा कि जैसे हमारे महाफिल होते हैं, यानी ईद के महाफिल होते हैं, और हमारे मुहर्रम के अय्याम होते हैं, या हमारे शादी ब्याह के, तो उस वक़्त जो है हमारा ख़ानदान जो है वो पेश पेश रहता था इन महाफिलों में, यानी नात-ख्वां की हैसियत से, इन महाफिलों में नोहा-ख्वां की हैसियत से, मर्सिया-ख्वां की हैसियत से। तो उसकी वजह से एक अदबी माहौल जो है वो घर के अंदर मिला। तो इसीलिए मुझे अदब से दिलचस्पी रहा बचपन से। सर, आप अदब की बात की, सर आपने बल्टी अदब के लिए आप कब से सरगर्म रहे हैं सर? बल्टी का मैं जहाँ तक बल्टी अदब से का सवाल है, इसमें मुझे काफ़ी तग-ओ-दो करना पड़ा। अपनी मादरी ज़बान के लिए मुझे तग-ओ-दो करना पड़ा। वो इसलिए कि बल्तिस्तान से जब यहाँ हिजरत करके आए, तो यहाँ हम एक मल्टी लैंग्वेज सोसाइटी में पले बढ़े। तो यहाँ जो है हमारे शीना बरादरी के द्रास के अंदर जो है ज़्यादा हमारे शीना बरादरी के लोग हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पुरखी का ज़्यादा असर है। तो उसके बाद यहाँ फिर बल्ती, तो हम ही यहाँ जो हमारे ख़ानदान के हैं वही है, लेकिन हम पर भी हमारे भी ख़ानदान के लोग जो है वो बल्ती का वो जो जायका जो है, वो लिसानी जो है कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल भूल चुका था, ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद मैं छोटे से जो है, जब से मुझे तरबियत मिला, मैंने एक पुरकी माहौल में और एक शीना माहौल में, इन दोनों के मिक्सचर में जो है मैंने तरबियत पाया। पाने के बाद जो है जब होश संभाला, जब मैंने अदब उर्दू के लिए, तो माशाअल्लाह हमारे द्रास के अंदर एक तो खुद को दिलचस्पी था, दूसरा हमारे द्रास के अंदर जो है ये जो कसीरुल लिसानी जो हमारे यहाँ, ये हमारा एक सोसाइटी है ना, इसके अंदर जो है उर्दू जो है वो एक राबिते की ज़ुबान बन जाती है। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि ये एक राबिते की ज़ुबान बन जाती है, क्योंकि वो बच्चा स्कूल के अंदर जो शीना बोला करता है, और वो बच्चा जो पुरकी या बल्ती बोलता है, तो उसके बीच में जो है ये एक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने के लिए जो है उर्दू इस्तेमाल होता है। और यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे बच्चे द्रास के अंदर, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे ख़वातीन हो, हजरात हो, वो जो है उर्दू में उनको उबूरियत हासिल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उर्दू के तमाम जो है कवानीन पर उनको दस्तरस हासिल है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कर सकता है कि वो उर्दू जो है अच्छी तरह बोल सकते हैं। और खैर तज़कीर व तानीस के सिलसिले में भी ज़्यादा तमीज़ ना रहता हो, लेकिन बनिस्बत पूरे डिस्ट्रिक्ट के, मैं ये कहूँगा कि बनिस्बत पूरे स्टेट के, हमारा जो पहले स्टेट था, अब तो हम यूनियन टेरिटरी बन गए, पहले हमारा जो एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसके अंदर मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि द्रास के लोग जो है वो कम्युनिकेशन में उर्दू में जो है वो महारत रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने बल्टी और पुरकी, सर ये क्या डिफरेंट लैंग्वेज है या उसके बारे में जो ये बल्ती, और जहाँ तक मुझे मैंने किताबों में पढ़ा है, और जहाँ तक मैंने खुद अपने अख़ज़ किया है, ये बल्ती और पुरगी अलग चीज़ है ही नहीं है। क्योंकि अगर आप भी जानते हैं, यहाँ पुरगी में पले बड़े हैं, तो हमारे व्यूअर्स भी इस बात को शायद समझते हैं, और हमारे कुछ यहाँ बहुत बुज़ुर्ग शख्सियात मौजूद हैं, उनसे भी आप लोग राबिता कर सकते हैं। और करगिल के अंदर भी जहाँ पुरगी का जो है बोलबाला है, पुरगी का जो है अक्सरियत है, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे आपको कि पुरगी और बल्ती में मैं ये कहूँगा कि 95 तो छोड़ो, 97%, 97% जो है वो ममासलत है, बोलचाल। मिसाल के तौर पे शीना को ही हमने, शीना के अंदर जो है, आप गुरेज के अंदर जाएगा, गुरेज से आने के बाद द्रास में जो है शीना बोलने का अलग तरीका रहता है, और कुछ अल्फाज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो हम यहाँ के द्रास के शीना नहीं समझ जाते हैं, जो गुरेज में बोले जाते हैं। तो इसी तरह आप उसके बाद गिलगित में जाओ, वहाँ का डायलेक्ट चेंज हो जाता है, वहाँ लिसानी इसी तरह यहाँ करगिल के अंदर ये इलाका जो है, बल्तिस्तान का जो इलाका है जोग्राफियाई लिहाज से करगिल के साथ और खत्ते लद्दाख, पूरा खत्ते लद्दाख के साथ जो है वो पहले एक ही था। आप लोग तारीख आप जानते हैं कि उस वक़्त
2 दारुल खलाफा हुआ करते थे। विंटर में जो है स्कर्दो जाते थे, समर में जो है लेह आते थे। तो कारगिल जो है वो एक तिजारती मरकज़ के हैसियत से, और ये इलाका जो है पूरा, और पुरगी का जहाँ तक कहते हैं कि इसका डेफिनेशन हो डिराइवेड, जैसे हम निकलते हैं कहीं से निकला है पुरगी, कहाँ से निकला है, बल्कि कहाँ से निकला है, तो उस तरह अगर इस डेफिनेशन में देखें तो मुफक्किरीन ने कहता है पुरगी जो है वो पोतरिक से, पोत हो गया जो पोतपा कहते हैं जो तिब्बतियंस, तो पोतरिक्स हो गया तिब्बती के नस्ल के, इसे कहेंगे पुरिक। कुछ कहते हैं ये मुस्तनद ये है कि हाँ। और दूसरी बात है पुरिक कहते हैं बिल्कुल, जिसे हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल ये तंग बिल्कुल, हाँ कंजस्ट तंग। पुरिक हम कहते हैं एक नाली को, जैसे हम छोटा सा एक वहां से पौधा काट के लाएगा जिससे अंदर होलो ये होगा तो सुराख होगा, वहां से इस तरह देखते हैं, तो उसको भी हम पुरिक कहते हैं। पुरिक हम कहते हैं सांस की नली को, जो बिल्कुल कंजस्ट होता है और फेफड़े तक जाता है, थोड़ा ही पुरिक कहते हैं। पुरिक का मतलब ये है कि वो तंग जगह यहाँ से गुजरता है। होगा 97-98%, क्योंकि कुछ असली बल्ती जो है बाकी सेम है, कोई ये नहीं है। आप देखो, आप अल्फाजों को ढूंढिए, और अगर बल्ती में कोई प्योर बल्ती में बात कर रहा होता है तो पुरिक वाला उसको जो है आराम से समझ सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक आराम से समझ पाता है, क्योंकि अब कुछ बोलने के तरीके अलग हैं, जिसे मैंने कहा लिसानी कुछ तब्दीली है, ठीक है। वो तो आप बल्तिस्तान के अंदर जाओगे, खपलू में बोलने का तरीका कुछ है, बल्ती बोलने का, खरमंग में बल्ती बोलने का कुछ और तरीका है, स्कर्दो में बल्ती बोलने का कुछ और तरीका है। तो इस तरह जैसे गनोख का एरिया जहाँ आर्यन रेस बल्तिस्तान में रहते हैं, तो उनमें बल्ती बोलने का कुछ अपना एक तरीका है। तो ये हो गया लिसानी तब्दीली। अब मैं अपने हिसाब से ये समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ कि मैं कोई मुफक्किर या इस पर मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अकली दलाइल के हिसाब से कहता हूँ कि जहाँ जिनको नाम मिला है, एक पुरी या एक बल्ती, इन 2 जुबानों के अंदर जहाँ 95, 96, 97% जो है अल्फाजों की मामासलत रखता हो, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका मंबा एक हो, ठीक है। तो हाँ, अगर कुछ ज्यादा डिफरेंस आ जाते तो हो सकता है ये कोई अलग बोली हो या कोई अलग ये जुबान हो, तो इस तरीके का है। जहाँ तक मैं कहूँगा जुबान तो अभी तक खैर इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पुरिक को जो है अभी तक कोई मतलब शिनाख्त नहीं, शेड्यूल में जो है अभी तक मिला नहीं है। अगर ये अलग जुबान होती तो बहुत पहले इसे मिल चुका होता। बल्ती को मिला हुआ है तो बल्ती के अंदर जो है स्क्रिप्ट और काम भी किया हुआ है। अब हमारा, मैं ये नहीं कहूँगा कि करगिल के अंदर मैं किसी भी इसको ये शेयर नहीं दूंगा कि करगिल के अंदर बल्ती के लिए जो है बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये हुआ वो, इसको मैं नहीं कहूँगा। हाँ हुआ है, लेकिन जो असली हमारा मरकज़ है और मंबा है वो बल्तिस्तान है। वहाँ से एक प्लेटफार्म बना हुआ आया, तो आज हम उस पर नाच रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम उनके मरहूम मिन्नत हैं। बल्तिस्तान के अंदर जितने भी मुफक्किरीन गुजरे हैं, जितने भी शोरा गुजरे हैं, जितने भी अदीब गुजरे हैं, उदबा गुजरे हैं, हम उनके मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने बल्ती को परवान चढ़ाने के लिए इतना बहुत बड़ा मेहनत किया है। सर ये बल्ती अदब का ये सर, ये फिर आज के हिसाब से हम देखें तो इसका मुकाम कहाँ पर है, इसका क्या ये सूरत हाल है आज की? अल्लाह के करम से ऐसा है कि बरसगीर हिंद पाक में हम अगर देखते हैं बल्ती को, तो बल्ती का मुस्तकबिल मुझे बहुत तापनाक नजर आता है। हाँ, क्योंकि ये कोई छोटा ये नहीं है, इसके जो है इसके बहुत लिटरेचर भी मौजूद है। आप इसको नेट से लेकर इंटरनेट से लेकर लाइब्रेरी तक आप खंगाल सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें शुमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान से लेकर करगिल से लेकर हमारे उत्तराखंड से लेकर हमारे कालसी गेट से लेकर जो उधर उत्तराखंड के कालसी गेट अंबाड़ी से लेकर आप हिमाचल से लेकर, हिमाचल में भी बस्ती बसते हैं, आप यूपी में हमारे बस्ती बसते हैं, अब हम उत्तराखंड में हमारे बस्ती बसते हैं। अच्छा, आप जो है उसके बाद आप आओ जम्मू के अंदर हमारे बस्ती बसते हैं। कश्मीर में तो हम बस्ती बसते हैं, वहाँ रेडियो स्टेशन में जो है बल्ती का मखसूस प्रोग्राम चलता है। करगिल के अंदर इतने सारे हैं। उसके अलावा शुमाली इलाकाजात में गिलगित बल्तिस्तान में तो
बहुत ज़्यादा है, लेह के अंदर हमारे बल्ती मज़ाक। तो उसके बाद उर्दू में ख़तरे में हो सकता है, लेकिन बल्ती ख़तरे में नहीं होगा, क्योंकि उर्दू का अंदर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप एक ख़तरे की बादल जो है उर्दू के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि इसका राबिता जो है हमारे जम्मू कश्मीर रियासत से हम अलग हो गए। तो यहाँ जो है अब अलग होने के बाद अभी यूनियन टेरेटरी बनने के बाद जो है उर्दू को यहाँ सरकारी दर्जा भी हासिल नहीं है उर्दू ज़बान को, और उर्दू के लिए थोड़ा यहाँ ज़मीन तंग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन बल्कि जो है कोई ये नहीं है, उसके मुस्तक़बिल इंशाल्लाह ताबना बहुत बड़ा है। सर आपका एक रिसेंटली एक आपका एक पोइट्री आया था, एक पोइट्री सॉन्ग एक आया था, आपको माशाल्लाह आपको अवार्ड, पेट्रियोटिक सॉन्ग, आपको एक अवार्ड भी मिला था सर। एक कौन से रिलेटेड था सर, क्या इस पेट्रियोटिक सॉन्ग के अंदर किस किस्म की आपने वहाँ पे डिनोट किया था, किस चीज़ को आपने? जी जी, ऐसा था जनाब, व्यूअर्स को थोड़ा अगर बताएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जनाब। ये इस साल बस अब जैसे जो है चाहने वालों की दुआओं का असर है कि 26 जनवरी को मुझे पिछले 26 जनवरी को मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड दिया जाए। तो मैं इसके लिए बिल्कुल बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अवार्ड दिया। बिल्कुल पेट्रियोटिक सॉन्ग मैंने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए मैंने लिखा। जहाँ तक आप इस पेट्रियोटिक सॉन्ग को सुनेंगे, ये यूट्यूब पर चल रहा है, तो इसको आप सुनोगे और इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल इसमें मैंने दौर हाजिर की और हमारे कुर्बानियों की अक्कासी की है, जो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और दौर हाजिर में जो हालात है हमारे, मिसाल के जो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, इसके अंदर एक अजीब किस्म की हवा चल रही है, जहाँ गंगा जमनी तहजीब कभी ख़तरे में नज़र आता है, कभी जो है हमें इस मुल्क में ही कुछ शरपसंद अनासिर जो है इस मुल्क में ही हमें शक की निगाह से देखते हैं, जबकि हमारी कुर्बानियाँ जो है वो सुनहरी हुरूफों से लिखा गया है। तो इसी पस मंज़र को लेकर मैंने एक तो अपनी मादरी वतन के मोहब्बत में, दूसरा इन ज़्यादतियों से दिल बर्दाश्ता होकर मैंने ये पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखा था। तो लिखने के बाद अल्लाह का करम है कि इसे आप लोगों ने, आप जैसे चाहने वालों ने, हमारे नाज़रीन ने इसे काफ़ी सराहने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा, और पहली बार बल्ती पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द फर्स्ट टाइम पूरे लद्दाख में यूनियन टेरेटरी के बनने के बाद हमारे लेह पोलो ग्राउंड के अंदर से जो है वहाँ से लाइव टेलीकास्ट ये मेरा सॉन्ग जो है वो हमारे बल्ती ड्रामेटिक क्लब जो है मंदोक सर ड्रामेटिक क्लब ने जो है इसे पेश किया, और दिल्ली से बराह रास्त टीवी चैनल के ज़रिए नशर हुआ था। तो चाहने वालों ने सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे हमारे बरसगीर हिंद पाक दोनों से जो है मुझे चाहने वालों के बहुत इसमें दावत तहसीन मिला। तो ये बल्ती में लिखा था कि जनाब अली ngi duksa ngi lansa ngi sni ngi rdansa ngi zinzi ngi bransa ngi हिंदुस्तान, ये कुछ इस तरह का था कि ngi duksa ngi lansa ngi sni ngi rdansa ngi zinzi ngi bransa ngi हिंदुस्तान गरी छर नचो खुशी गावेंगर नचो खुशी की छोस्चिकी तु संसानी हिंदुस्तान। कहने का मतलब इसमें यह है कि ये दुखसांगी लांसा मेरा बैठने का जगह, मेरा उठने का जगह, हाँ, नीसगी लांसा मेरा दिल जहाँ सुकून से रहता है वो जगह मेरा हिंदुस्तान। हाँ, ज़्यारी छर नचो जैसे गर्मियों में मौसम बहार में जो है गुंचे खिलते हैं और एक चमन खिलता है, उसकी तरह मुझे लगता है सर गाँव मुझे खुशियों में जो हम फ़ख्र से किसी जगह तारीफ़ करते हैं वो मुझे मेरा हिंदुस्तान लगता है, और जहाँ तमाम मज़ाहिब मिलजुल कर रहता है वो मेरा हिंदुस्तान इस तरह का। और कुछ कुर्बानियाँ जो हैं हमने, जैसे गांधी जी ने इसे
सोने की चिड़िया दुनिया कहा, का। ठीक है। दीयुल्पू नीयुलगामी सरदुपसियू, ये जो मेरा हिंदुस्तान है ये पूरे दुनिया का, अगर हम पूरी दुनिया को अंगूठी माने तो इसका ये नगीना है, नगीना है। ठीक है। और गफार ना कलाम ना गफार खान इन नरकों लजू, गफार खान जिसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था आज़ादी के दौर में, और अब्दुल कलाम जो है उन्होंने जो मेहनत इसमें किया उनके उसके लिए सलाम, ठीक है। तो इस तरह का इसमें बहुत कुछ लिखा। और हम महाजिरीन जो हम वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए उस पर भी, उसमें भी हमने, और हमारे फौजियों के बारे में जो हमारे सरहद के निगहबान हैं उनके लिए भी हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो खैर, तो सर आपका उर्दू अदब में कैसे दिलचस्पी रहा सर? उर्दू अदब की जनाब ये बिल्कुल आपने एक अहम सवाल मुझे पूछा कि उर्दू अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कि मैंने पहले ही आपको कहा कि उर्दू तो हमारा यहाँ एक कम्युनिकेटिव इसके हैसियत से, और दूसरी बात है मुझे बचपन से उर्दू में काफ़ी लगाव था, क्योंकि मेरा जो वालिद मोहतरम है उन्होंने वो जो है अल्लामा इकबाल के अशार में बहुत दिलचस्पी और साथ में महारत भी रखता है अब भी, क्योंकि उनके तर्जुमा, उनके सलीस, उनके ये करने में वो बड़ा महारत रखता है। तो उर्दू के जो लुगात हैं उस पर भी उन्हें काफ़ी दस्तरस हासिल है। तो छोटे से मुझे जब क्लास में मैं यहाँ मरवजा तालीम में हाई स्कूल बेम्बट में पढ़ता था, उस वक़्त घर के अंदर मुझे उर्दू पढ़ाते वक़्त रोज़ मुझे अल्लामा इकबाल के 2 इशारों के तर्जुमे मुझे मेरा वालिद था, उसकी वजह से उर्दू अदब से रग़बत हासिल होता रहा, एक दिलचस्पी, हाँ इंटरेस्ट रहा, और ख़ुद को भी मुझे महसूस हुआ कि मैं उर्दू अदब में अगर मैं तब आजमाई करूँ, कोशिश किया मैंने, और यही मेरा शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मुझे आप जैसे यार दोस्तों ने काफ़ी सराहा, और कुछ मेरे बुज़ुर्ग शख्सियात जो मेरे जिन्हें मैं अपना सरपरस्त कहूँगा, शोराओं पे वो बाकी काफ़ी नामवर इज़ों का शोरा है करगिल के अंदर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हौसला अफजाई किया। तो उर्दू में मैंने लिखना शुरू किया। अब तकरीज़ एक मैंने जो है साजा खरदासी जो हमारा एक हिस्टोरियन है करगिल के अंदर, गलती महाजरीन, और ऐसे 2-4 किताबें मिल गए उनका, पिछले साल एक रस्म रोनुमा किताब, तो उसमें मैंने पहली बार मंजूम तकरीज़ में ये कहूँगा कि बल्कि अदब में पहली बार हो, और शायद बाकी ज़ुबानों में मंजूम तकरीज़ मैं समझता हूँ शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मंजूम तकरीज़ मैंने लिखा, और उस मंजूम तकरीज़ में मैंने उर्दू में ही बल्कि अदब पर जो है मुफस्सल रोशनी डालने की कोशिश किया, इस पर डोगरों के दौर में क्या क्या जुल्म हुआ, और उसके बाद कहाँ कहाँ परवान चढ़ा, बल्कि अदब को जो है इसको मैंने बिल्कुल इसकी अक्कासी करने की कोशिश किया है। अब कुछ और हमारे नाजरीन के लिए मैं एक तो मैं ये कहूँगा कि जनाब अली, ये जो उर्दू अदब में जहाँ मैं तब आजमाई करता हूँ, मैं हमेशा मौके किताब में रहता हूँ। मिसाल के तौर पर आज कोविड-19 चल रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है, इस पर लिखने की कोशिश करता हूँ, मौका कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो हमारे लद्दाख को यूटी मिला, यूटी का एक मौका, एक शोर चला, कईयों ने अपोज किया, कईयों ने इसका समर्थन किया, तो इस मौके को भी हमने हम जहाँ तक अपने आप को शायर कहेंगे या अदीब कहेंगे, तो हम इस पर इस मौके को छोड़ते, मैं खासकर मैं इस मौके को नहीं छोड़ता हूँ। अब मैंने उन पर उर्दू में कुछ एशार लिखा था उस वक़्त, कि आपको नाजरीन, आपके माध्यम से नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा कि मैंने अमन की धरती पे क्या यलगार अब होने को है, अमन की धरती पे क्या यलगार अब होने को है, बाई बंदी अपनी मिट्टी क्या हमें खोने को है, इन बयाबानों में हर सू नक्श तस्कीन व वफा, अब नए मौसम में जाने क्या यहाँ बोने को है, किसने सोचा था मुझे बेआसरा छोड़ोगे तुम, शबनमी आंखों से नक्शे बंदगी धोने को है, कुछ तो कहते हैं मुकद्दर बन गया सागर तेरा, कुछ तो कहते हैं लद्दाखी ज़ख्मदर सोने को है। तो इस तरह का लिखा, और दूसरा गज़ल में भी तब आजमाई करता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ गालिब को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो गज़ल के 1-2 इशार भी यहाँ सुनाऊँगा। कर ना सकूँ बयान तसव्वुर ज़रूर था, चाहत मेरी थी बस यही मेरा कसूर था, नक्शा मेरे वजूद ने हर सू बना दिया, उजरा मेरा तुम्हारे तसव्वुर में चूर था, बादा व जाम सागर व मीना थे एक तरफ, और एक तरफ जमाल व ख्याल हुजूर था, जितना मेरे ख्याल में वो पास पास थे, सागर के मौज नफ्स से उतना ही दूर था। तो इस तरह का, और एक कलाम के चंद इशारा आपको सुनाऊंगा, और गज़ल है।
बेमुरत्तब एक गज़ल है। ये नहीं कहना मेरी जान छोड़ दी है आरज़ू, बेकरारी जो यहाँ है वहाँ भी हूँ बहू। कलिमा ये तहकीर ही हो पर मुझे इतना बता, क्या तुम्हारी बज़्म में होती है मेरी गुफ्तगू। हक़ बजानिब है ए साक़ी ये तुम्हारी बेरुखी, तोड़ देता हूँ मैं अक्सर याद में उसकी सबू। तेरी खामोशी से अब मैं दश्त पैमा बन गया, ढूंढता फिरता हूँ सहरा और चमन में कूबकू। बस इन्हीं आंखों के आगे कुछ न चलता है मेरा, हो गया मजरू में सागर अब करूँ कैसे रखूँ। तो ये इस तरह के और दूसरी बात है, मैं जब भी अपना कलाम पढ़ता हूँ, कलाम पढ़ने से पहले मैं अपने ही चंद इशारा कहीं भी किसी भी महफिल में उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। इसे आप मुनाजात ही समझ लीजिए कि या खुदा मुझको बना दे साहिब फ़िक्र व नज़र, और पैदा कर मेरे हर लफ्ज़ में इतना असर। क्या तमाशा ये सुखन क्या फ़िक्र इरफान सुखन, तो अता मुझको सुखन रानी की हर ज़ेर ज़बर। जाने किस आगोश में लिपटी रही ये ज़िंदगी, जो समझ पाया न अब तक अरमागान बहरबर। तो इस तरह का तब आजमाई करने की कोशिश करता हूँ। इतना बड़ा शहसवार इस अदब का मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की हौसला अफजाई है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं वक़्त के दामन वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए आपके माध्यम से अपने चाहने वालों को और नौजवान नस्ल को एक पैगाम देने की कोशिश करूँगा, एक मैसेज देने की कोशिश करूँगा कि मेहरबानी करके अपने अंदर जो छुपा हुआ आपके अंदर जो हुनर है, उसे आप लोग कभी भी एहसास कमतरी का शिकार होने नहीं देना, उसे सामने लाना और अपने आप को निखारने की कोशिश करना। गलती से ही ठोकरें खा कीमिया बनता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद गलती से नहीं डरना। आप पे क्रिटिसाइज भी होगा, आप पे हंसी भी, आपकी हंसी भी उड़ेगी, लेकिन ये आपके लिए एक अपने आप को निखारने का बिल्कुल एक अच्छा मौका है। तो ज़िंदगी में जो भी आपके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ अदब से मुंसलिक हो, जिस फील्ड में भी आपके अंदर सलाहियत मौजूद हो, उसको आप एहसास कमतरी का शिकार होने नहीं देना और अपने आप को गुनाह के मुर्तकिब होने से बचाना, क्योंकि ये गुनाह है। अल्लाह ताला ने भी कहा कि भाई मैंने तेरे अंदर ये खुसूसियत दिया था, लेकिन तूने इसको दुनिया में उजागर नहीं किया, तूने इसके साथ इंसाफ नहीं किया। तो बाकी साहब ने पिछले दफ़ा यहाँ कुल हिंद मुशायरा इनेकाद किए, बहुत बड़ी बात है। द्रास एक ब्रांड है, द्रास का अपना एक मुकाम है, ये दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह इसे कहते हैं। और ज़रूरत है हमारे हर फील्ड के लोगों को, अदब का हो, चाहे वो कल्चर से जुड़ा हो, चाहे वो तालीम से जुड़ा हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, हर किसी को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, इस द्रास को निखारने की ज़रूरत है। बाकी इसका एक ये खुद एक तैयार है मॉडल है, ये इस मॉडल को सजाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई फर्दन हर कस व नाकस की ये जिम्मेदारी है कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे और इस द्रास को सजाने की कोशिश करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सागर साहब जो आपको, अशरफ सागर साहब जो आपको बता रहे थे कि कोई भी फर्जन जो है जिसके अंदर टैलेंट है, अपने आप को निखारना है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज था नाजरीन। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर एक नए शख्सियत के साथ फिर हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।